Good morning, students. My name is Vishnu Samotia, Assistant Professor of Chemistry Department in Mehta PG College, Jaipur. Welcome to all students. Mehta PG College online classes. Student, today now we discuss inorganic chemistry topics, types of hybridization. आज अपन डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। लास्ट वाला लेक्चर स्टूडेंट्स अपना ये था कि लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे। वहां पे अपन ने टोटल 5 टाइप्स अपन हाइब्रिडाइजेशन की 5 टाइप्स अपन हाइब्रिडाइजेशन के पढ़ चुके थे। ठीक है कि सबसे पहले अपन ने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने sp, फिर अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा sp2 की एक s कक्षक प्लस 2 p कक्षक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं sp2 का। इसमें एक s कक्षक एक p कक्षक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं sp का। फिर अपन ने थर्ड पढ़ा अपन ने कि आपके पास sp3 एक s कक्षक व 3 p कक्षक आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे sp3 का। फिर अपन ने पढ़ा फोर्थ अपने पास एक s कक्षक sp3d एक s कक्षक 3 p कक्षक व एक d कक्षक आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे sp3d का। और अपन ने फोर्थ अपन ने जो 5 अपन ने पढ़ा उसमें अपन ने लिखा था कि आपके पास जो 5 नंबर में था उसका था sp3d कि एक s कक्षक वह 3 p कक्षक वह 2 d कक्षक आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं sp3d2 संकरण का निर्माण कर रहे हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स वह इनके बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस किया कि sp संकरण कब होता है, sp2 कब होता है, sp3 कब होता है, sp3d कब होता है और sp3d2 कब होता है। इनके बीच में बॉन्ड एंगल तथा इनकी स्ट्रक्चर संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर्स एंड उसके बाद उसकी आपके पास स्ट्रक्चर के बाद में उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसके बीच में बॉन्ड एंगल अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज अपने पास एक लास्ट जो बच गया था अपने पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, वो आपके पास लास्ट 6 नंबर पे था। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा था भाई, ये आपके पास sp3d3 कि भाई आपके पास एक s कक्षक 3 p कक्षक और आपके पास 3 d कक्षक आपस में इंटरमिक्स होकर कौन से हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं, मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके भाई, तो आज अपन पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण। ओके, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन कर रहे हैं अपन। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करने के लिए आपको कहेंगे, अपन क्या कहेंगे sp3d3 में कि जब किसी परमाणु का एक s कक्षक, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक 1s कक्षक, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक, 3 p कक्षक व 3 d कक्षक, कौन कौन से dxy, dyz और dzx, ये 3 d कक्षक आपस में संकरित होकर 7 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, 7 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस संकरण को बोलते हैं अपन sp3d3 संकरण। क्या बोलते हैं इसको, sp3d3 संकरण। स्टूडेंट्स लास्ट अपना था sp3d2 संकरण। sp3d2 में जो संकरण में आपके पास d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे थे वो कौन थे अपने पास, dx2 y2 और dz2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है वो कौन सा है आपके पास dxy, dyz और dzx। ये आपके पास क्या हो रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अपन ये कहेंगे कि 3 sp3d कक्षक आपस में मिश्रित होकर sp3d3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये सभी कक्षक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाते हैं। कौन सी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना का निर्माण करते हैं, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना का निर्माण करते हैं, पिरामिडीय संरचना का निर्माण करते हैं, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, अतः 5 कक्षक एक समप पंचभुजाकार आकृति के होते हैं, समप पंचभुजाकार आकृति के होते हैं और उनका क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। ठीक है, जिनके बीच में समप पंचभुजाकार आकृति के बीच में जो बंद कोण होता है वो कौन सा होता है, पंचभुजाकार आकृति के बीच में जो बंद कोण होता है वो होता है अपने पास 72 डिग्री का। जो बंद कोण आपके पास होता है वो कितना होता है आपके पास 72 डिग्री का।
ठीक है, तथा शेष दो पंचभुजा जो कि तल के क्या होते हैं, लंबवत में होते हैं। ये तो भाई एक ही तल में होते हैं ना पंचभुजाकार, जब एक ही तल में होते हैं तो बंद कोण आपके पास होता है 70 डिग्री का। जब आपके पास शेष दो पंचभुजे जो कि लंबवत होते हैं ऊपर और नीचे, शेष दो पंचभुजे, शेष दो पंचभुजे जो कि क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, जो कि लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं मतलब ऊपर और नीचे की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर होते हैं, किसके, पंचभुज के ऊपर और नीचे की ओर होते हैं, उनके बीच में, नीचे की ओर होते हैं, उनके बीच में बंद कोण, उनके बीच में बंद कोण होता है आपके पास 90 डिग्री का। मतलब कि अपन कह सकते हैं कि sp3d3 संकरण में जो बंद कोण होता है वो कितने होता है, 90 डिग्री का, वह 117 डिग्री 72 डिग्री का बंद कोण होता है। अब स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, पंचकोण, ये देखो ऐसे बना लीजिए, क्लियर। इसमें आपके पास कोई मेटल डाल दो, ये लो मेटल डाल दिया अपन ने, ठीक है। इस मेटल के पास देखो आपके पास एक बंद कोण, 2 3 4 और 5 बंद कोण हो गया आपके पास। इस बंद कोण के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 72 डिग्री का। और इन दोनों बंद कोणों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, इन दोनों बंद कोणों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री का, ठीक है भाई। ये आपके पास हो गए त्रिकोण, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, ये तो हो गया आपके पास पंचकोण, ठीक है। ये तो आपके पास हो गया पंचकोण, ठीक है। और इसके क्या हो रहे हैं अपने पास दोनों साइड द्विपिरामिडी, मतलब आपके पास एक दो पिरामिड निकल गए ना, तो ये हो गए पंचकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर। और ये इसमें जो संकरण होता है वो होता है आपके पास sp3d3 संकरण, ठीक है ना भाई, sp3d3 संकरण, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं अपन, sp3d3 संकरण। तो अभी का एग्जांपल देख लें sp3d3 संकरण का। हाँ जी सर, क्यों नहीं देखेंगे, एग्जांपल भी देखना पड़ेगा अपन को। और इसका एग्जांपल की अपन एक बात करें तो उदाहरण के लिए अपन IF7 का अपन एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन IF7, एग्जांपल इन sp3d3 संकरण IF7, क्या ले रहे अपन, IF7। हाँ जी भाई, इसमें उदाहरण के लिए जो IF7 लिया है, इसमें आयोडीन के केंद्र परमाणु जिसकी निम्नतम अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, आयोडीन, क्लियर। अब जब आयोडीन केंद्रीय परमाणु है तो इनके निम्नतम अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो आयोडीन में कहता है n=5 होता है, n= क्या होता है, नंबर ऑफ, n= एजुमेंटल मुख्य क्वांटम संख्या n= कितनी होती है, 5 होती है। तो आप क्या लिखोगे 5s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, लास्ट वाला 5s2 5p 5 एंड 5d0, 5 और 2 7, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो 5s2 5p 5 और 5d0, ठीक है, ओके। हाँ जी, ग्राउंड स्टेट में आपके पास यदि मैं निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉन, निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉन देखोगे आप, तो निम्न अवस्था में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो निम्न अवस्था में आप इलेक्ट्रॉन बनाओगे कि 5s में कितने हैं, 2 हैं, 5s में कितने हैं, 2 हैं, 5p में कितने हैं, 5 हैं, 5p में 1 2 3 4 5, 5p में कितने हैं, 5 है। और d में कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें 5d में क्या है, 0 है। हाँ जी, यदि निम्न अवस्था में मैं यदि बंद की बात करूं तो निम्न अवस्था में ओनली कितने बंद बना सकता है, तो निम्न अवस्था में ओनली पूरी कितने बंद बना सकता है, एक बंद बना सकता है, सिग्मा बंद, क्योंकि इसके पास एक एकमित इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहाँ पे डी कक्षक खाली है, आप बोलोगे सर डी कक्षक खाली है, और डी कक्षक खाली है तो उत्तेजित अवस्था आ सकती है, तो आप लिखोगे आयोडीन की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन, आयोडीन की उत्तेजित अवस्था, आयोडीन की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित अवस्था, आयोडीन की उत्तेजित अवस्था। हाँ जी भाई, आयोडीन की उत्तेजित अवस्था देखो, तो आयोडीन की उत्तेजित अवस्था में क्या करेंगे अपन, 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो किसमें चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन या उत्तेजित अवस्था में यहाँ चला जाएगा, क्लियर, ओके। दूसरा p से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला जाएगा, ओके। फिर आपके पास px py में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यस।
तो आपके पास कितने हो गए कि 5s में, हाँ जी 5s में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 5s, 5s में एक इलेक्ट्रॉन, फिर 5p, 5p में कौन सा होता है pxy pyz px py और pz, वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 5p में, ठीक है। और आपके पास 5d में क्या हो रहा है भाई, तो 5d में आपने उत्तेजित अवस्था करवाई है, तो 5d में आपके पास हो गया वन इलेक्ट्रॉन, दो और तीन, एक s का आ गया और दो कितने आ गए p के हो गए। तो 5d में किस में आ रहे हैं dxy dyz और dzx में, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dy स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे खाली। तो आप ये कह सकते हैं कि sp3 संकरण होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर ऊपर कि sp3 संकरण होता है, उसमें असंकृत कक्षक होते हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये कौन से कक्षक होते हैं, असंकृत कक्षक होते हैं, जबकि संकृत कक्षक कौन कौन से होते हैं dxy dyz और dzx। तो आपके पास कितने 5 है, तो कितने 6 या 7 बताइए भाई, तो आपके पास कितने हो गए 1 3, तो sp3d3 तीन, तो कौन से कक्षक हो गए आपके पास है डी कक्षक, तीन पी कक्षक, वही एक एस कक्षक आपस में संकरित होकर क्या बना रहे हैं sp3 संकरित कक्षकों का, sp3d3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं, sp3d3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं, sp3d3 संकरित कक्षक, क्या बोलोगे आप इसको sp3d3 संकरित कक्षक, sp3d3 संकरित कक्षक, ठीक है। sp3d3 संकरित कक्षकों का क्या हो गया निर्माण हो चुका है। तो अपन आगे क्या लिखेंगे, ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना भाई, तो आगे क्या लिखेंगे अपन कि IF7 में संकरण, क्या लिखोगे IF7 में संकरण, IF7 में संकरण, हाँ जी भाई कितने कक्षक भाग लिए हैं, तो आप ये कहोगे कि सर IF7 में संकरण में आपके पास एक तो S कक्षक भाग ले रहा है, ये लो, एक आपके पास तीन पी कक्षक भाग ले रहे हैं, एक दो तीन पी कक्षक भाग ले रहे हैं, और तीन क्या कर ले रहे हैं डी कक्षक भाग ले रहे हैं। तो टोटल ये तो हो गया एस कक्षक, ये हो गया पी एक्स वाई पी वाई जेड पी जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है ना। एक एस कक्षक 1 2 3 4 5 6 और 7, एक डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तो भाई एस ऑर्बिटल हो गया, ऐसे लिख सकते हैं बता सकते हैं, ये तो एस हो गया, ये पी एक्स ये पी वाई पी जेड, फिर ये dxyz dxz dxy dyz और dzx, ये तीन आपके पास हो गए संकरित कक्षक। हाँ जी भाई संकरण IF7 की संकरित अवस्था कौन सा संकरण हो गया कि यहाँ पे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं युग्मित होते हैं, तो इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपके पास इसके साथ क्या बना लेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके बाद किसका निर्माण कर लेगा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास IF का, फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसमें किसका निर्माण कर लेगा सिग्मा का, फिर इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा का, फिर इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा F, इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा F, यहाँ पे F, यहाँ पे क्या हो गया F हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये आपके पास क्या हो गए कि sp आपके पास यहाँ से जो आपके पास कितने हो गए भाई टोटल sp3d2 संकरण, कौन सा संकरण हो रहा है यहाँ पे sp3, तीन तो sp के, तीन तो p के, एक s का और तीन d के, जो बंद बन रहा है कौन सा बन रहा है सिग्मा बंद, और संकरण हो गया sp3d3 संकरण, कौन सा संकरण हो गया आपके पास sp3d3 संकरण, ठीक है भाई ओके। तो IF7 में जो संकरण होगा sp3d3 संकरण होगा। अब इनके बीच में यदि अपन बात करें तो sp3d3 संकरण में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा भाई आपके पास 70 डिग्री व 90 डिग्री। तो अब इसकी स्ट्रक्चर बना दी IF7 की, तो आप ले लो I ले लो ऐसे, ठीक है। अब इसका पंचकोणीय द्विपिरामिड हो रही है ना, तो पंचकोण बना दो, ठीक है ना। तो IF7 में पंचकोणीय द्विपिरामिड स्ट्रक्चर बनानी है, तो सबसे पहले आप पंचकोण ऐसे बना दो पहले ही, ठीक है ना। ये लो देखो पंचकोण मैंने बना दिया है, ठीक है, ये पंचकोण बना दिया है, ठीक है। सेंटर में क्या डाल दो मेटल डाल दो, कौन सी है I, ठीक है। सबसे पहले आयोडीन के साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बॉन्ड ये बना दिया आपने किसके साथ फ्लोरीन के साथ, सेकंड बॉन्ड आपने बना दिया किसके साथ फ्लोरीन के साथ, थर्ड बॉन्ड आपने बना दिया किसके साथ फ्लोरीन के साथ, फोर्थ बॉन्ड आपने बना दिया फ्लोरीन के साथ, 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 6 हो रहे भाई, थोड़ा इसको हटा लो, ठीक है ना। तो आपके पास मैं वापस बनाता हूं,
पंचकोण बनाना है भैया ना, देखा नहीं आपने, ठीक है, पंचकोण बनाना है अपन को, तो कैसे बनाओगे आप पंचकोण, 1 2 3 4 और इसको ऐसे ले लो 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, अब इसमें एफ डाल दो बीच में, सॉरी आई, इसमें क्या डालोगे बीच बीच में आई, ओके, ठीक है, IF7 की स्ट्रक्चर है ना, तो एक इसके साथ बना दिया, किसका बन रहा है भाई ये एफ, क्या क्या बना रहा है एफ, एक ये बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी एफ के साथ 2 3 4 और 5, ये तो हो गए पंचकोणीय। अब द्विपिरामिड स्ट्रक्चर है, तो आपके पास एक पिरामिडीय स्ट्रक्चर में आपके पास दो बॉन्ड बनेंगे, एक तो ये हो गई पिरामिड स्ट्रक्चर और ये आपके पास एक हो गया ये बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास एफ, ठीक है, 6 और 7, ये हो गई पंचकोणीय पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना। IF7 में पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, पंचकोणीय पंचभुजीय या पंचकोणीय पंचभुजीय द्विपिरामिड संरचना, द्विपिरामिडीय संरचना, मिडीय संरचना स्ट्रक्चर, क्लियर। हाँ जी, अब इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली अपन को कि IF7 क्या होता है, संकरण sp3d3, ठीक है, बॉन्ड एंगल, संकरण क्या हो रहा है sp3d3, बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है भाई बताओ, आपके पास बॉन्ड एंगल हो रहा है इसमें 72 पंचकोणों के बीच में 72, और जो दो लंबवत हो रहे हैं भाई इनके बीच में जो कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है, पंचकोणों के बीच में जो आ रहा है 72, और जो लंबवत हो रहे हैं उनके बीच में आ रहा है 90 डिग्री, जो लंबवत हो रहे हैं उनके बीच में कितना आ रहा है 90 डिग्री, और पंचकोणों के बीच में आ रहा है 72, क्लियर। उसके बाद में क्या बचा भाई, उसके बाद में इंफॉर्मेशन बची आपके पास IF7 में बंद कोण आकृति, मतलब स्ट्रक्चर संरचना कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाय पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है ना, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, गोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ आने के बाद अपने पास टोटल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट, ठीक है, तो ऐसे करके अपन ने टोटल 6 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, उसके एग्जांपल और उसका क्या क्या अपन ने एक्सप्लेनेशन। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड में आपको संकरण निकलवा सकता है, ओके। तो अपन नेक्स्ट अपना पास टॉपिक चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना पास टॉपिक चल रहा है संकरण का प्रकार व अणुओं की आकृति, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि अणुओं की आकृति कैसे होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अणुओं की आकृति को अपन को मतलब स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन, जैसे कि अपन पहले से जानते हैं कि किसी अणु का केंद्रीय परमाणु ही संकरित होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास आएगा कि संकरण का प्रकार व अणुओं की आकृति, एक टेबल में अपन देखेंगे पूरे को, संकरण का प्रकार व अणुओं की आकृति, संकरण का प्रकार व अणुओं की आकृति, व अणुओं की आकृति, संकरण का प्रकार व अणुओं की आकृति। यदि स्टूडेंट संकरण का प्रकार व अणुओं की आकृति देखें तो अपन जानते हैं कि अणु का केंद्रीय परमाणु ही संकरित होते हैं। आपने देखा जितने भी संकरण पढ़े उसमें आपने क्या बोला था कि अणु का केंद्रीय परमाणु आपको देखना है, और वो केंद्रीय परमाणु क्या होता है, संकरित होता है। क्या बताओ आपने किसी बॉन्ड के साथ संकरण का है, नहीं, आपका जो केंद्रीय परमाणु होता है वही संकरित होता है। अब उसमें संकरण का प्रयोग क्या होगा, वह उनकी अणु की आकृति क्या होगी, इसका निर्धारण निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। कुछ मैं बिंदु बता रहा हूं आपको, कुछ रूल बता रहा हूं कि आपके पास अणुओं की आकृति क्या क्या हो सकती है, कि अणु की आकृति कैसे बनेगी, उसके कुछ रूल है भाई। वहां पे अपन ने देखा कि आपके पास पंचकोणीय द्विपिरामिड आ रहा है, अब वो क्यों आ रहा है पंचकोणीय द्विपिरामिड, तो उसको अपन कुछ रूल है उनको बताएंगे कि वो आपके पास क्यों आ रहा है। तो आप ये देखना कि आपके पास पहला आपके पास आएगा, उसमें पहला रूल आपके पास होगा, वो आपके पास होगा रूल नंबर फर्स्ट, वो होगा कि एकल बंद सदैव सिग्मा बंद होंगे, एकल बंद सदैव सिग्मा बंद होता है, एकल बंद सदैव सिग्मा बंद होता है, एकल बंद
सदैव सिग्मा बंद होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो हमेशा सिग्मा बंद होते हैं, कि आपके पास जितने भी एकल बंद होंगे वो क्या होंगे, आपके पास सिग्मा बंद होंगे। सेकंड आपके पास तो पॉइंट है कि द्विबंध व त्रिबंध में एक सिग्मा बंद व बाकी बंद पाई बंद होते हैं, कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद व बाकी पाई बंद होते हैं। एक सिग्मा बंद व बाकी पाई बॉन्ड होते हैं, कि आपके पास यदि कोई डबल बॉन्डेड व ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज है तो उसमें एक सिग्मा बंद होगा और बाकी क्या होंगे अपने पास पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखो कि तीसरा पॉइंट अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास यदि संकरण किसी अणु की आकृति का निर्धारण करना है तो सिग्मा बंधों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या का योग पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपके पास होती है आकृति, शेप एंड स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री। यदि आप किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को निर्धारण करोगे या शेप को निर्धारण करोगे तो संकरण तथा किसी अणु की आकृति का निर्धारण, यदि आप हाइब्रिडाइजेशन संकरण व किसी अणु की आकृति का निर्धारण करना है, संकरण या अणु की आकृति का निर्धारण करना है, आकृति का निर्धारण करना है, आकृति का निर्धारण करना है, आकृति का निर्धारण करना है तो आकृति का निर्धारण करना है तो आपको वहां पे सिग्मा बंधों की संख्या व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के योग पर निर्भर करता है। करना है तो सिग्मा बंधों की संख्या व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के योग पर निर्भर करता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के योग पर निर्भर करता है। युग्मों की संख्या के योग पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह कितने आपके पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, उनकी संख्या के योग पर निर्भर करेगा, पर निर्भर करता है। याद रखना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास यदि किसी संकरण या अणु की आकृति का निर्धारण करना है तो आपको सिग्मा बंधों की स्वयं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या का योग करके उस पे आप उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। और याद करो लास्ट लेक्चर में मैं बार बार आपको कहता था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यदि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या होता था, हाइब्रिडाइजेशन। और आपने निकाला भी है, निकाला है नहीं निकाला है, तो आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के आधार पर आप हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। ठीक है ना भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट अपने पास एक और आपके पास पॉइंट है कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर, चौथा पॉइंट सुनिए, कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर, फोर्थ पॉइंट आपके पास, कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर, अणु के केंद्रीय परमाणु पर, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर सिग्मा बंधों तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2, 3, 4 है तो, यहाँ पे कह रहे हैं चौथा पॉइंट है कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 व 7 है तो, 7 है तो संकरण, संकरण क्रमशः, संकरण क्रमशः क्या होगा भाई, sp, संकरण क्रमशः sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2, sp3d2 संकरण होगा, sp3d2 संकरण होगा। भाई इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि अणु के केंद्रीय परमाणु, यदि अणु के केंद्रीय परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या तथा एकाकी इलेक्ट्रॉनों युग्मों की संख्याओं का योग, संख्याओं युग्मों की संख्याओं का योग, युग्मों की संख्याओं का योग
यदि 2 3 4 5 6 7 है तो उसमें संकरण sp sp2 sp3 sp3d और sp3d2 और sp3d3 होगा, sp3d3 होगा। ठीक है भाई, तो टोटल अपने पास 4-5 रूल है, इसके आधार पर अपन किसी भी संकरण का प्रकार व उसकी आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट, यदि अणु की आकृति का निर्धारण करना है तो उसके संकरण के प्रकार से होता है। हाँ जी भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट। आपके पास यदि किसी अणु की आकृति का निर्धारण करना, ओनली शेप इंपॉर्टेंट है, ओनली शेप की बात कर रहा हूं, SHAP शेप, यदि उसके आधार पर, संकरण के आधार पर जो मैं बोल रहा हूं, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, स्क्वायर प्लानर, जो भी मैंने बोला, लीनियर, ये सभी क्या होता है, ये आपके पास आइडेंटिफाई की जाएगी संकरण से, कि संकरण के आधार पर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको उसकी क्या याद ज्ञात करनी है, उसकी शेप याद ज्ञात करनी है, मतलब उसकी आकृति, शेप को क्या बोल सकते हैं अपन, आकृति। यदि उसकी आकृति ज्ञात करनी है तो आकृति ज्ञात करने के लिए आपको रूल याद रखना पड़ेगा कि आकृति का निर्धारण उसके संकरण के प्रकार से होता है, कि आकृति का निर्धारण भी किससे होता है, कि संकरण के प्रकार से होता है, संकरण के प्रकार से होता है, कि भाई ये चतुष्फलकीय होगी या अष्टफलकीय होगी, होता है। लेकिन आकृति में क्या नहीं काउंट करते हैं, लोन पेयरों की अनुपस्थिति होती है, लेकिन आपके पास उसमें एकाकी युग्म अनुपस्थित हो, ऐसे आप ऐसी आकृति निर्धारण कर रहे हो कि संकरण के आधार पर उसका निर्धारण कर सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आकृति में लोन पेयर अनुपस्थित हो, आकृति में क्या हो, लोन पेयर अनुपस्थित हो। यदि आकृति में लोन पेयर अनुपस्थित है तो आप उसकी शेप व संरचना को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी कुछ संरचनाएं, कुछ अणुओं की आकृति में आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा, क्लियर। तो ये आपके पास टोटल 5 रूल है, उस 5 रूल के आधार पर अपन किसी भी संकरण को बता सकते हैं, वह उस संकरण की अणु की आकृति को देख सकते हैं कि इस अणु की आकृति क्या होगी, क्लियर भाई। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं, आप कुछ एग्जांपल्स कि कैसे अणुओं की आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई केंद्रीय परमाणु है और केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित है तो उसकी आकृति पर किस प्रभाव, मतलब अपने बोलते हैं ना कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं हो, यदि अनुपस्थित है तो आकृति निदान करेंगे। भाई क्यों अनुपस्थित है उसका निदान अपन पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी आगे आ रही है भाई, नेक्स्ट टॉपिक वेस्पर थ्योरी रहेगा आपका। तो वेस्पर थ्योरी में अपन क्या करेंगे, उसका निर्धारण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन अब देखो कुछ संरचना, आकृति व उनके बंध कोण मैं आपको बता देता हूं कि इसकी आकृति ये होती है, इनके बंध कोण ये होते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे आपके पास एक एग्जांपल पहले मैं ले लेता हूं कि H2O मॉलिक्यूल आपके पास है, तो H2O मॉलिक्यूल में आपको पहले देखना होगा बंध कोण, ठीक है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, तो वो तरीका अपने पास सेंट्रल एटम पहले लिख लो, फिर उसके पास कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे, 1 2, ठीक है। अब आपके पास ये संकरण का फॉर्मूला क्या है, तो आपके मैंने संकरण का सीधा सा फॉर्मूला बताया है। संकरण क्या होता है, अभी फर्स्ट रूल आपने कहा कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के आधार पर अपन संकरण को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के आधार पर अपन संकरण को पहचान सकते हैं। हाँ भाई, तो लोन पेयर कितने काउंट करो, तो आपके पास सर जी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो जोड़ा होता है उसको अपन लोन पेयर बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं, कि सर 2 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गए, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो गए, टोटल 4 हो गए। और अभी मैंने जस्ट आपके पास रूल नंबर 3 लिखा था कि यदि आपके पास बंध में 4 आ जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं sp3, क्या बोलते हैं उसको, sp3, कि s का एक s ऑर्बिटल और 3 p कक्षक मिश्रित होकर sp3 का निर्माण करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में आप ये चीज देख सकते हैं कि sp3 का निर्माण कैसे हो रहा है,
ठीक है भाई। अब sp3 संकरण आ रहा है, तो sp3 संकरण की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी। sp3 संकरण में स्ट्रक्चर होती है चतुष्फलकीय। क्या होती है? चतुष्फलकीय। बना दो भाई sp3 संकरण की ज्योमेट्री। ठीक है, संरचना। यदि मैं बात करें sp3 संकरण की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? चतुष्फलकीय। तो यहाँ पे बना दूं मैं चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर कि आपके पास क्या है? ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम में एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक दो आपके पास हाइड्रोजन एटम है ऑक्सीजन में, और दो क्या आपके पास है? लोन पेयर। तो ये तो आपके पास हो गया ऑक्सीजन एटम, जिसमें आपके पास एक तो लोन पेयर है, ये लोन पेयर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। कितने लोन पेयर है भाई? दो लोन पेयर है, और दो क्या है अपने पास? बॉन्ड पेयर। दो अपने पास क्या है? बॉन्ड पेयर। दो तो लोन पेयर हो गए, और दो क्या होंगे अपने पास? बॉन्ड पेयर। और ये देखिए चतुष्फल की स्ट्रक्चर हो रही है नहीं हो रही है? क्या ये स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय हो रही है क्या? आप बोलोगे जी ये स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय हो रही है भाई। देखो ये चतुष्फलक बन गया, इसमें दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है। ये तो हो गई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की बात करेंगे संरचना की, तो आपके पास क्या हो जाएगी? इसकी संरचना चतुष्फलकीय। लेकिन स्टूडेंट्स रूल नंबर 5 अपन ने कहा था कि यदि किसी कंपाउंड की आकृति देखनी है, क्या देखनी है? आकृति। और आकृति को ज्ञात करने के लिए उसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, मतलब कि लोन पेयर को नहीं देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखा जाता है। और यदि लोन पेयर को नहीं देखा जाता है तो आप इसको इन दोनों को क्या कर लो? रिमूव कर दो, इन दोनों लोन पेयर को देखेंगे नहीं। और यदि इन दोनों लोन पेयर को नहीं देखेंगे तो मेरे पास इसकी आकृति हो रही है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों लोन पेयर को देख नहीं रहे, तो मेरे पास यदि H2O की संरचना की बात करता हूं तो ये आती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। लेकिन जब इसकी मैं आकृति की बात करता हूं तो इसकी आकृति आती है वी शेप। क्या आती है? वी आकृति या वी शेप। देखो वी शेप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? V4 वी शेप है ना, तो वी शेप इसकी क्या आ गई? आकृति। ऐसे करके अपन किसी भी कंपाउंड्स में यदि आपके पास उसमें लोन पेयर नहीं है, ये याद रखना, यदि उसके पास लोन पेयर नहीं है तो उसकी आकृति व संरचना सेम होगी। नॉट प्रेजेंट इन लोन पेयर, नॉट प्रेजेंट इन लोन पेयर। यदि किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी आकृति व संरचना क्या होगी? समान होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट जो कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपके पास? CH4 कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट आ रहा है आपके पास? CH4 कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा आ रहा है अपने पास? CH4। हाँ जी भाई, CH4 की बात करो। क्लियर? तो CH4 सबसे पहले सेंट्रल मेटल कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सर 4 होते हैं, 4 वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन आप लगा दी 1 2 3 4। क्लियर? 4 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है। आप ये कहते हैं क्या लोन पेयर प्रेजेंट हो रहा है? कि सर नहीं दिख रहा है इसमें कोई, नॉट प्रेजेंट इन लोन पेयर, नॉट प्रेजेंट इन लोन पेयर। ठीक है, इन लोन पेयर, लोन पेयर, कोई लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं तो अपने पास हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। हाँ जी भाई, यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? 0 प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड पेयर है, तो टोटल कितने हो गए? 4। और 4 पे क्या देते हैं अपन? sp3। हाँ जी भाई, इसकी आकृति बताओ। तो आप कहोगे कि सर जब आपके पास लोन पेयर नहीं होता है, क्या नहीं होता है? लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी आकृति व ज्योमेट्री दोनों समान होती है, आकृति व संरचना दोनों समान होती है। ओके भाई, तो इसमें देखिए आपकी इसकी आकृति भी चतुष्फलकीय होगी, इसकी आकृति भी क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी, और इसकी संरचना भी चतुष्फलकीय ही होगी। तो बना दे फिर इसकी आकृति व चतुष्फलकीय संरचना। तो आप इसकी आकृति व चतुष्फलकीय संरचना का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आकृति व चतुष्फलकीय संरचना का क्या कर सकते हैं आप? निर्माण कर सकते हैं। हाँ जी, क्या बोलोगे?
हाँ भाई यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ी स्लाइड इधर उधर हो गई है। हाँ जी भाई, आकृति और संरचना की तो आपके पास कार्बन है, कार्बन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपकी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, चतुष्फलकीय। तो आप ऐसे चतुष्फलक बना दोगे। क्लियर, ये हो गया आपके पास चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हो गई चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके अपन चतुष्फलक का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। तो HCH4 में नॉट प्रेजेंट इन लोन पेयर, सो इट इज ए स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री इज, दोनों क्या होगी इसकी समान होगी और क्या हो जाएगी वो चतुष्फलकीय। तो ऐसे करके अपन किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर व ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक लास्ट एग्जांपल आप देख लो, NH3। ठीक है, तो NH3 के एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपके पास NH3 का जो एग्जांपल होगा, हाँ जी NH3 का एग्जांपल देखो, आपके पास NH3 मॉलिक्यूल है, NH3। हाँ जी भाई, NH3 का मॉलिक्यूल है। NH3 में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, NH3 में सर जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, आपके पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कि सर नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो आपके पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। आपके पास सबसे पहले कि नाइट्रोजन के पास एक रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, कि नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है, सर नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है, नाइट्रोजन 3 बंध बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, 1 2 और 3। क्लियर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा है, 3 बंध बना रहा है। तीनों के तीनों बंध बना दिए। अब बात देखते हैं कि सर क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या आपके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ सर यहाँ पे कितने हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना के किसका, एक लोन पेयर का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्लस है 2 3 है, ये आपके पास बॉन्ड पेयर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोन पेयर प्लस है बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। आज भाई लोन पेयर कितनी है यहाँ पे, आपके पास लोन पेयर 1 प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास 4। तो ये आपके पास हो गया लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4। तो 4 पे क्या आता है भाई, 4 पे सर हमने देखा है sp3 आता है। अब बात करते हैं कि ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो आ जाएगी चतुष्फलकीय, ज्योमेट्री तो क्या जाएगी चतुष्फलकीय, लेकिन आकृति क्या आ जाएगी, कि सर आकृति को आइडेंटिफाई करने के लिए नॉट प्रेजेंट इन लोन पेयर, प्रेजेंट इन लोन पेयर, कि लोन पेयर को नहीं देखा जाता है। और जब लोन पेयर को नहीं देखा जाता है, कैंसिल कर दो, पहले तो इसकी चतुष्फल की आकृति बना दो कि यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये तो आपके पास हो गई चतुष्फल की स्ट्रक्चर। लेकिन जब आकृति की मैं बात करता हूँ, शेप की मैं बात करता हूँ, तो आप उसमें क्या नहीं करते हो, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हो। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ओनली आपके पास यदि मैं लोन पेयर को काउंट नहीं करूँ तो कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, पिरामिडीय स्ट्रक्चर, पिरामिडीय आकृति। कौन सी आकृति हो जाएगी, पिरामिडीय आकृति। तो ऐसे करके अपन हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर लिया, कंप्लीट। धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपन वेस्पर थ्योरी। थैंक यू। ओके, तो आपने आज पढ़े, अपन ने टोटल हाइब्रिडाइजेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहे थे वो कौन कौन से थे, कि आपके पास एक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, एक आपके पास हाइब्रिडाइजेशन अपन ने पढ़ा sp, फिर अपन ने पढ़ा sp2, फिर अपन ने पढ़ा sp3, फिर अपन ने पढ़ा sp3d, फिर अपन ने पढ़ा sp3d2, फिर अपन ने पढ़ा sp3d3। इनकी स्ट्रक्चर्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर्स और आकृति में क्या अंतर होता है, और इसके बाद में अपन इसकी इनमें बॉन्ड एंगल, बंद कोण, क्या किसका निर्माण, बंद कोण पढ़ा। ठीक है, अलग अलग आकृति कौन, जो आकृति आइडेंटिफाई होती है उसको देखा, कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे, और कुछ एग्जांपल्स आपको जो सीट मिलेगी आपको उसमें मिल जाएंगे भाई। ठीक है ना, तो ऐसे करके अपन इस टॉपिक्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। थैंक यू।